सच्ची मुठभेड़ के सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सच्ची मुठभेड़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सच्ची मुठभेड़ के श्रोताओं के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं उपन्यासकार, कवि और प्रसिद्ध लेखक गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय के उपन्यास गंतव्य की समीक्षा कर रहे हैं वरिष्ठ कवि और समीक्षक डॉक्टर सत्यनारायण सनेही। उपन्यासकार गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय का जन्म नैनीजोर, जिला बक्सर, बिहार में हुआ था। वे हिंदी, इतिहास और अंग्रेजी में स्नातकोत्तर हैं और हिंदी सृजनात्मक में डिप्लोमा भी है। इनके चर्चित काव्य संग्रह हैं पगडंडी, बसंत अभी नहीं आया और कहानी संग्रह एक चुटकी भूल, चिराग जल उठा लोकप्रिय रहे हैं। अंग्रेजी में अ हैंडबुक ऑफ ऑक्सीजन भी छपी है, जो काफ़ी चर्चित रही है। हाल ही में आपका उपन्यास गंतव्य प्रकाशित हुआ है। उपन्यासकार गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। आपके उपन्यास गंतव्य की समीक्षा कर रहे हैं डॉक्टर सत्यनारायण सनेही। डॉक्टर सत्यनारायण सनेही हिंदी कविता और समालोचन में एक सुप्रसिद्ध और चर्चित नाम है। डॉक्टर सनेही का जन्म हिमाचल प्रदेश में शिमला जिला की ठियोग तहसील के धरेच के एक कृषक परिवार में हुआ। हिंदी में पीएचडी सनेही की अभी तक 8 पुस्तकें, शोध, लेख और समकालीन साहित्य कविता का लोक, समकालीन कविता में लोक चेतना अनुवाद, भाषाओं साहित्य पर संगणनीय पुस्तकें चर्चित रही हैं। इनका काव्य संग्रह इंटरनेट पर मेरा गांव काफ़ी चर्चित रहा है। इनके संस्मरण, शोध, लेख, कविताएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में छपी है और इन्हें अनेकों सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर सनेही उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय संजौली शिमला में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। तो आइए सुनते हैं गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय के उपन्यास गंतव्य की समीक्षा डॉक्टर सत्यनारायण सनेही के साथ। नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय के सद्य प्रकाशित उपन्यास मंतव्य पर। गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय मूलतः कवि और कहानीकार के रूप में आज की पीढ़ी में काफ़ी चर्चित है और गंतव्य के माध्यम से उपन्यास के क्षेत्र में इनका पहला कदम है। गंतव्य उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है, जो कहीं ना कहीं लेखक की अपनी ही आत्मकथा को बयां करता है। चूंकि जो लेखक है उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि ये आत्मकथा है या पूर्णतः उपन्यास है, लेकिन हमें जैसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं जो भूमिका में भी कथाकार ने कहा है कि ये जो उपन्यास है ये मेरी कुछ जीवन पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कल्पनाएं और कुछ पात्रों और स्थान का थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। खैर, जो भी है, हम रचना को रचनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि आत्मकथात्मक शैली में लिखे इस उपन्यास में मुख्यतः जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो 3 पड़ाव हमारे सामने आते हैं। पहला पड़ाव है विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन के 2 पड़ाव है, जहाँ कहानी कथा का जो मुख्य पात्र है मिथिलेश्वर, वो अपने लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध है, वो प्रतिबद्ध है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो प्रयास करता है। और दूसरा पड़ाव है जब वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, जिसमें नौकरी के उतार चढ़ाव और एक जो निजी शिक्षण संस्थान के भीतर की जो राजनीति होती है वो देखने को मिलती है। और तीसरा पड़ाव इस उपन्यास में हमें जो परिलक्षित होता है वो है सेवानिवृत्ति के बाद की मुख्य पात्र की जो अवस्था बनती है या उस वक्त की जो जीवन पद्धति है उसको देखने को मिलता है।
मिथिलेश्वर उपन्यास का मुख्य पात्र है और कहीं ना कहीं हमें जब लगता है तो मिथिलेश्वर उपन्यासकार चूंकि आत्मकथात्मक शैली में उपन्यास लिखा है तो वो खुद भी वो उस मुख्य पात्र में अपने आप को पाया जाता है या समाता है। 5वीं कक्षा में ही मुख्य लक्ष्य मिथिलेश्वर ने रख दिया था कि उसे शिक्षक बनना है। बहुत सारे मित्र बंधुओं के बीच कभी कभार उपहास का पात्र भी बनना था या बहुत बड़ी चुनौती थी कि जब या तो सपने आईएएस ऑफिसर या एचएएस ऑफिसर या ऐसे बड़े ऑफिसर बनने के सपने, या नहीं तो फिर दरोगा जैसे पद पर जहाँ पर जितनी कमाई वेतन से होती है उससे अतिरिक्त कमाई दूसरे माध्यमों से हो जाती है, वो एक प्राथमिकता रहती थी। लेकिन ऐसे में शिक्षक बनना वो एक बहुत मतलब लक्ष्य पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह इस उपन्यास के प्रारंभिक पड़ाव में देखे जा सकते हैं। खैर, ये जो लक्ष्य प्राप्ति की तरफ विद्यार्थी जीवन था मिथिलेश्वर का, वो भी सहज हमें नहीं नजर आता है, क्योंकि स्नातक की पढ़ाई करते करते अंत आखिर में कुछ पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि इनका अचानक विवाह जोड़ दिया जाता है। तदनंतर वो विवाह हो भी जाता है। एक बड़ी रोचक कहानी यहाँ गढ़ी गई है कथाकार द्वारा। और दूसरा, विवाह जोड़ दिया गया और उसके बाद एक काम चलाऊ नौकरी भी, क्योंकि शिक्षक बनने की लालसा थी तो काम चलाऊ नौकरी भी कर ही लेते हैं, लेकिन वो भी प्राइवेट कॉलेज में एक अवैतनिक शिक्षक की क्या स्थिति थी, वो उस वक्त की या आज की स्थिति की बेरोजगार व्यक्ति की जो स्थिति है उसको बड़े मार्मिक ढंग से कथाकार बयां करते हैं। और पढ़ाई के अंतर्गत ही दूसरा पड़ाव शांति निकेतन जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जब बीएड करने जाते हैं तो उस दौरान एक बड़ी रोचक कथा इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। वास्तव में इस कथा से पहले मैं थोड़ी सी बात ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उपन्यास किसी एक घटना पर आधारित नहीं होता, वो जीवन को व्यापक फलक पर हमारे सामने उद्धृत करता है, या जीवन की व्यापकता हमें कहीं ना कहीं उसमें नजर आती है। और वैसा ही कुछ है, इसी व्यापकता में छोटी छोटी कहानियां इसमें जुड़ती हैं जो कथानक को ज्यादा रोचक बनाती है और पात्र को एक नए रूप में उभार करके सामने लाती है। शांति निकेतन में एक सहपाठन के दरमियान एक जो युवा आकर्षण होता है वो हमें देखने को मिलता है। उसमें प्रेम प्रस्ताव, प्रेमानुभूति और विवाह के प्रस्ताव तक की बात आती है। और जो बाद में पता चलता है कि जो मुख्य पात्र है वो शादीशुदा है, तो ऐसे में जो उनके जो प्रेम की जो अनुभूति थी वो कमतर नहीं होती, बल्कि वो प्रेम की जो अनुभूति थी उसमें एक अलग तरह का विस्तार होता है या थोड़ा सा परिवर्तन आता है। क्योंकि प्रेम को हम एक ही दृष्टि से नहीं आंक सकते हैं। प्रेम की अनुभूति को, प्रेम के मध्य ही प्रेम की अनुभूति को प्रेम के पृथक रूपों में हम अनुभूत करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं या उसे आत्मसात करते हैं। तो यही कमोबेश वही स्थिति हमें इस अवस्था में यहाँ हमें परिलक्षित होती है। और आखिर में दूसरा पड़ाव आता है जब शांति निकेतन के बाद आते हैं तो एक प्राइवेट संस्थान में जो तिब्बतियन शिक्षा पद्धति है उसमें उनको नौकरी मिलती है। और चंद्रगिरी में जो पहली इनकी नियुक्ति होती है वहाँ प्रोबेशन के नाम पर संस्थान के भीतर की राजनीति, कितने तनाव और दबाव को झेला जाता है, ये उस उपन्यास के दूसरे पड़ाव में हमें नजर आता है। इसी बीच एक और इस उपन्यास में एक और पड़ाव हमें नजर आता है या उसके भीतर एक बड़ा रोचक कथानक हमें नजर आता है जब मैसूर में भारतीय भाषा संस्थान की कार्यशाला में एक कविता नाम की महिला से फिर कथाकार की एक गहरी मित्रता होती है। तो ऐसे में हमें कई बार लगता है कि जो
ये संदर्भ है, इस संदर्भ को और व्यापकता दी जा सकती थी, या एक जहां इसमें और रोचकता आ रही थी वहीं ये संदर्भ खत्म हो जाता है। तो ये कथाकार की अपनी कलात्मकता है या अपने रचनात्मक कौशल है कि उन्होंने पाठकों तक एक संकेत दिया, एक संदर्भ और दे दिया, लेकिन इससे पहले कि पाठक की रुचि और ज्यादा आगे बढ़ती और कौतूहल और ज्यादा आगे बढ़ता, वहां कथाकार इस संदर्भ को समाप्त कर देते हैं। और उसके बाद एक वैसा ही रोचक संदर्भ वहां से आकर के जहां कथाकार जो मुख्य पात्र है उस मुख्य पात्र के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है और धौलंजी में कार्य ग्रहण होता है, जहां पर प्रशासन के भीतर की राजनीति को किसी और नजरिए से देखा जा सकता है। अब इस उम्र के और नौकरी के इस पड़ाव तक पहुंचते हुए जो मुख्य पात्र है वो एक परिपक्व और अनुभव संपन्न हो चुका है, और स्वाभिमानी तो प्रारंभिक विद्यार्थी जीवन से ही हमें मुख्य पात्र नजर आता है। तो स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए स्वभाव के विपरीत ही अपने अधिकारी को, तत्कालीन अधिकारी को प्रत्युत्तर भी दे बैठे हैं जब उन्हें कक्षा में कहीं ना कहीं इन्हें जलील करने का एक निठल्ला सा प्रयास उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है। जो थोड़े से निजी संस्थान है उन संस्थानों में ऐसा कुछ चलता है, ये उपन्यास हमें ये भी बताता है। तीसरे पड़ाव में कथाकार का शिमला में स्थानांतरण के उपरांत एक तनाव रहित वातावरण में अध्यापन करना, सृजनात्मकता, कलात्मकता के विकास के साथ वैयक्तिक और पारिवारिक विकास उस उपन्यास में हमें दृष्टिगोचर होता है। और ऐसे में ही कथानायक कहें या कथाकार कहें एक व्यक्तित्व का जो सही रूप है वो हमारे सामने आता है, जहां वो विभिन्न गतिविधियों में रचना रत हमें दिखते हैं। वहीं जो अध्यापन जिस कार्य में वो निष्पादन कर रहे थे उस कार्य को वो सत्यनिष्ठा और आत्मविश्वास और पूरी तन्मयता और पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ वो कर पाते हैं। ये हमें तीसरे पड़ाव में कहीं ना कहीं नजर आता है। कोई भी रचनाकार जब अपने कोई रचना को पाठकों के सामने रखता है तो कुछ एक अपने नजरिया, जिसे हमें अपना दृष्टिकोण, जो एक वैचारिकता होती है, एक रचनाकार की जो वैचारिकता है वो हमें दिखती है। देखिए, एक संवाद में कथाकार कहते हैं शिक्षक शब्द के 3 अक्षर हैं, शी, क्ष और क। सभी का अपना अपना महत्व है। तीनों अक्षर एक शिक्षक के अंदर के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शी शिष्टता के लिए, क्ष अक्षर क्षमाशीलता के लिए और क अक्षर कर्मयोग के लिए है। वास्तव में ये एक रचनाकार की रचनाशीलता का परिचायक है कि उसका विचार जिस उद्देश्य और जिस कर्तव्य निष्ठता के में प्रतिबद्ध होकर के वो शिक्षक का सपना संजो रहे थे, तदनंतर वो शिक्षक के रूप में जो भूमिका निभा रहे थे वो शिक्षक की इस परिभाषा के अनुरूप अपने कार्य का निष्पादन कर रहे थे। फिर एक जगह आगे कथाकार कहते हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके द्वारा निष्पादित कार्यों से होती है। शिक्षक तो शिक्षक होता है, चाहे वो प्राथमिक कक्षा का हो या किसी विश्वविद्यालय का। हमारी पहचान, हमारी प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितनी निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण और सेवा भाव से करते हैं। ये गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय जी का रचनाशीलता के भीतर एक वैचारिकता है कि अपना विचार रखते हैं कि वास्तव में कि अगर किसी भी समाज में किसी व्यक्ति को शिक्षक का निर्वहन करना, शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करना है तो उसके अंदर क्या क्षमता होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए वो क्या क्या कर सकता है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया इस उपन्यास में गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय के का जो अंतिम पड़ाव इस उपन्यास का है वो सेवानिवृत्ति के बाद जब
के जीवन को भी गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय इस उपन्यास में दिखाते हैं कि जब व्यक्ति अपने सेवा काल से निवृत्त हो जाता है, उसके बाद भी उसके जीवन में सुकून या शांति या आराम नाम की चीज़ नहीं देखी जा सकती। उसके बाद उसके जो पेंशन संबंधी मामले होते हैं या घर गृहस्थी के कुछ दायित्व होते हैं, उसका निर्वहन करने के लिए उसे किन किन तनावों, किन किन दबावों और संस्थान और संस्थान के भीतर और संस्थान से बाहर किन किन परिस्थितियों से उसे जूझना पड़ता है। और मौजूदा जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से जुड़े लोग ऐसे लोगों को किस तरह से टरकाते हैं या वर्गलाते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं, ये हमें इस उपन्यास के अंतिम पड़ाव में हमें दिखता है कि आज भी कथाकार या कथाकार का जो मुख्य कथानायक है मिथिलेश्वर, उस सेवानिवृत्ति के बाद भी किस तरह से दायित्वबोध और सामाजिक जो व्यवस्थागत परिस्थितियों से जूझ रहा है। ये उपन्यास बड़ी सरल भाषा में, बड़ी सादगी से एक मिथिलेश्वर नामक मुख्य पात्र की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के सेवानिवृत्ति तक की पूरी जीवन यात्रा को रेखांकित करता है। जीवन यात्रा में आए विभिन्न पड़ावों को बड़ी जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय की रचनात्मक कौशल और कथा कौशल का परिणाम है। गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय मूलतः कवि हैं, कहानीकार हैं। काव्यात्मकता कहीं कहीं दिखती है और कहानी का जो प्रवाह है, जो हमारे भीतर कौतूहल पैदा करता है और हमारे अंदर एक रोमांच पैदा करता है कि इससे आगे क्या होने जा रहा है, ये निरंतर एक प्रवाहमयता हमें इसमें दिखती है। और उम्मीद करता हूँ कि ये उपन्यास जैसे गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय की पूर्व में कविताएं और कहानियाँ साहित्य के सुधी पाठकों के बीच चर्चा का विषय रही है, चर्चित रही है, और ये उपन्यास भी वैसे ही चर्चित रहेगा। और गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय का आत्मकथा के बाद दूसरी प्रकार के, दूसरी भाव शैली में या दूसरे प्रवाह में लिखे गए उपन्यास लेखन का भी ये कार्य निरंतर जारी रहेगा। उपाध्याय जी को इस उपन्यास के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।